मनी हाइस्ट पार्ट 1 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखेंगे कि सूरज के कॉल से रेकल नींद से उठ जाती है। वो उसे बताता है कि हमें कुछ फुटेज मिला है। रेकल पुलिस टेंट पर आती है। पिछली रात के लिए एंजल बहुत शर्मिंदा है, वो उससे माफी मांगता है। तो रेकल वो सब भूल कर काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है। ओलिवेरा एंड कॉटेज का म्यूजियम में विजिट करने की एक फुटेज से पुलिस को एक बहुत ही पुरानी कार की चाबी मिलती है। रेकल अपनी टीम को बताती है कि पूरे एरिया में फाइंड आउट करो कि ये कार की मॉडल किस किस के पास है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर एक कार की चाबी नायरोबी एंड रियो को देकर बोलते हैं कि तुम दोनों सिटी में जाओ, म्यूजियम के कैमरास के बारे में पता लगाओ एंड मेरे सभी फुटेज रिकॉर्ड हटा दो। टोक्यो जब प्रोफेसर को बोलती है कि रियो के साथ तो मुझे जाना था, तो प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ, मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। टोक्यो परेशान होकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे ट्रस्ट नहीं करते, कोई गलती हुई है मुझसे। प्रोफेसर चुप रहते हैं। तो टोक्यो को रियलाइज होता है कि प्रोफेसर उसे सिटी में इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि उसकी माँ पिछले दिन ही हार्ट अटैक से मर चुकी है। नायरोबी ये बात सुनकर बताती है कि कोई और चला जाएगा, मैं इसके साथ यहीं पे रहना चाहती हूँ। टोक्यो उदासी नाराजी से प्रोफेसर को बताती है कि अगर मैं सिटी जाती भी हूँ तो लास्ट टाइम के लिए अपनी माँ को गुड बाय बोलने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मैंने पहले ही कर दी थी जब वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती थी। वो औरत मेरी माँ नहीं रही। ये बोलकर टोक्यो कार की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। प्रेजेंट सीन में आते हैं। टोक्यो प्रोफेसर का कॉल उठाकर कॉन्फिडेंटली पूछती है कि बताइए मुझे बर्लिन को कैसी मौत देनी चाहिए। तो प्रोफेसर बताता है कि वो डिसीजन मैं लूंगा, तुम हेलसिंकी से बात करवाओ। प्रोफेसर हेलसिंकी को 1000 यूरो दिए थे ताकि वो लोग वो कार उसके सामने ही जंक यार्ड में क्रश कर दे और वहां से सभी फिंगरप्रिंट्स हटा दे ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। पर हेलसिंकी के साथ बात करके प्रोफेसर को पता चलता है कि उसने वो 1000 यूरो अपने फैमिली को भेज दिया था एंड ना तो वो गाड़ी क्रश हुआ और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स हटा। उसकी इसी लापरवाह की वजह से प्रोफेसर गुस्से में उसे बताते हैं कि बस 1000 यूरो के लिए तुमने हमारा 2 बिलियन का प्लान खतरे में डाल दिया। प्रोफेसर जल्दी से फोन रख के वहां से निकलने वाले थे, तभी इंस्पेक्टर रेकल की कॉल आती है। वो प्रोफेसर को बताती है, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, शिप मलाइका अभी अवेलेबल नहीं है, वो प्रीवियस ओनर के पास है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि तुम एक्सक्यूज मत दो, पुलिस एक जज के हेल्प से उस जहाज को इजीली क्राइम के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। लॉ के ऊपर इतना नॉलेज देखकर रेकल एंड उसकी पूरे टीम चौंक जाते हैं। रेकल बताती है कि मेरे सुपीरियर्स की भी लिमिट्स है, वो लोग अब मुझे लीव दे देंगे, तुम 8 स्टूडेंट होस्टेजेस को जल्दी से रिलीज कर दो। प्रोफेसर जब पूछते हैं कि वो ये क्यों करेंगे, तो रेकल बताते हैं कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो कोई और डिटेक्टिव तुम्हारे साथ निगोशिएट करेंगे विद डिफरेंट अप्रोच एंड प्लान। रेकल उसे डिसीजन लेने के लिए 1 घंटा टाइम देकर कॉल कट कर देती है। रेकल अपनी टीम को बताते हैं कि प्रोफेसर को मलाइका शिप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉर्नेल बताते हैं, मुझे ये सब नहीं पता, वो जो चाहता है उसे दे दो, होस्टेजेस को बचा लो एंड इस केस को जल्दी से ख़त्म करो। रेकल बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है। वो बताती है कि उन लोगों का इसके प्लान कुछ और है। अपनी इंट्यूशन से वो एंजल को बताती है कि तुम लोग सराउंडेड एरिया में 1600 फीट की टनल्स लोकेशन फाइंड आउट करो। उधर प्रोफेसर 1 आवर का टाइम सेट करके अपना सामान लेकर जंक यार्ड पर आते हैं। फेंस क्रॉस करके वो कार्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी एक गार्ड उसे नोटिस कर लेता है और उसके पीछे पीछे भागता है। प्रोफेसर एक टूटे फूटे कार के अंदर छुप जाते हैं, पर वो बंदा उसे ढूंढ लेता है और हमारे प्रोफेसर को मजा चखाने के लिए एक क्रेन से उठाकर कार को हवा में लटका देता है। उसी कंडीशन में प्रोफेसर को रेगल की कॉल आती है। रेगल हमारे प्रोफेसर को कॉफी डेट के लिए पूछती है। तो उस सिचुएशन में प्रोफेसर किसी तरह बताते हैं कि मैं अभी एक अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ, आज रात को डिनर के लिए मिलते हैं। मतलब क्या टाइमिंग था यार। रेगल खुश हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। उधर बर्लिन गर्ल्स होस्टेजेस के पास आता है, उनके हालचाल पूछता है और कहता है कि आज मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बताया कि यहाँ बहुत प्रेशर है, माहौल ठंडा करने के लिए मुझे एक होस्टेज को मारने का ऑर्डर देना पड़ा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। वो बताता है कि उस दोस्त का दुख, पेन और मेरे लिए नफरत को मैंने फील किया, पर अफसोस की बात यह है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बर्लिन को रियलाइज होता है कि सिल्विया को पैनिक अटैक आ रहा है, तो वो उसे वहां से उठाकर एक अलग रूम पर लेकर आता है और उसे सलाह देता है कि यहाँ पर तुम रिलैक्स फील करोगी। उसे एक चेयर पर बैठा के उसके हाथ पैर बांध कर मुंह में टेप लगा देता है। सिल्विया डर जाती है, तो बर्लिन बोलता है कि तुम अभी तक नहीं समझे, जो लोग एक्चुअली में डर रहे हैं वो तुम नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है।
एक्चुअली बर्लिन अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि वो लोग कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इधर टोक्यो रियो के पास आते हैं उसे बेटर फील करवाने के लिए। रियो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया। वो बताता है कि मुझे हमेशा से साइबर हैकिंग ज़्यादा पसंद था, पर शायद मुझे आईटी कंपनी में जॉब कंटिन्यू करना चाहिए था। एक मिडिल क्लास लाइफ होता, नॉर्मल फ्रेंड्स होते और एक नॉर्मल लड़की को डेट करता। मैं तुम लोगों के जैसे नहीं हूँ। टोक्यो पुरानी बातों को याद करती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रियो और टोक्यो म्यूजियम में आए हैं एज अ टूरिस्ट सभी कैमरास के बारे में पता करने के लिए। आफ्टर मेकिंग लव टोक्यो अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो बताती है कि सब मेरी गलती है, वो बहुत सुंदर थी, हमेशा मेरा साथ देती थी। वो मुझे पुलिस के हवाले इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि टीवी पर मेरा डेड बॉडी की न्यूज़ ना मिले। मुझसे बहुत प्यार करती थी। रियो जब उसके डैड के बारे में पूछता है तो टोक्यो बताते हैं कि उसके डैड नहीं थे, वो सिंगल पेरेंटिंग में बड़ी हुई है और उसकी माँ बहुत मेहनत करके घर चलाती थी। टोक्यो बाथरूम के वॉल पर एक डोर स्केच करके एक स्टोरी सुनाती है कि बचपन में उसकी माँ ऐसे ही एक डोर बना के बोली थी कि जब भी टोक्यो को उसकी जरूरत होगी वो उस डोर को ओपन कर सकती है, पर सिर्फ एक बार के लिए। रियो उससे पूछा कि क्या तुमने वो डोर ओपन किया, तो टोक्यो बताती है कि नहीं, जब भी मुझे डर लगता था और उसकी ज़रूरत होती थी मैं खुद को समझाती थी कि ये मैं हैंडल कर सकती हूँ, आगे वाले दिनों में शायद और डिफ़िकल्टीज आए। रियो उसे बताता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल हो एंड यू आर सो अमेजिंग। प्रेजेंट सीन में आता है रियो और टोक्यो के पार्किंग टिकट के बारे में पुलिस को पता चलता है। तभी प्रोफेसर भी अपने चेम्बर पर आते हैं और रेकल को कॉल करके 8 होस्टेजेस के नाम बोलते हैं जिनको वो रिलीज करेंगे। तभी कॉर्नेल के इशारों से रेकल लिस्ट में एलिसन पार्कर को इंक्लूड करने के लिए बोलती है, तो प्रोफेसर बताते हैं कि हम दोनों को पता है एलिसन इस केस में कितनी इम्पोर्टेंट है। बट ठीक है, मैं एक प्रपोजल देता हूँ, या तो तुम 8 होस्टेजेस को रिलीज करवा लो या तो फिर ओनली एलिसन पार्कर को। रेकल फोन रखकर कॉर्नेल के साथ थोड़ा बहस में आ जाती है। वो बताती है कि ये गलत होगा कि 8 के बदले में हम एक की जान बचाए। तो कॉर्नेल बताते हैं कि ये एक गवर्नमेंट मैटर है, हमें एम्बेसडर की बेटे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए और इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। रेकल प्रोफेसर को कॉल करके वही बताते हैं कि ठीक है, सिर्फ एलिसन को रिलीज कर दो। कमेंट में आप बताओ कि क्या ये डिसीजन सही था। अगर आप रेकल की जगह होते तो आप क्या करते। रेकल अपने टीम को बताते हैं कि वो लोग उस कार से सभी सबूत हटाने के लिए जरूर उसे किसी जंक यार्ड में क्रैश कर दिए होंगे। वो अपने टीम को हर एक जंक यार्ड में जाकर ईच एंड एवरी कार चेक करने के लिए बोलती है। प्रोफेसर एंजल के माइक्रोफोन से सभी बातें सुनते हैं। वो बहुत ही टेंस्ड एंड नर्वस हो जाते हैं। अपने लॉकर से एक प्लास्टिक का कैन बाहर करते हैं जिसमें बर्लिन का नाम लिखा होता है। वो फिर से जंकयार्ड पर आते हैं, फेंस क्रॉस करके बहुत ध्यान से उस गार्ड से बच के अपनी कार के पास आते हैं। पिछले बार वो बुरी तरह फंस गए थे, पर इस बार प्रोफेसर उसके नज़रों से बच जाते हैं। पहले तो वो फिंगरप्रिंट्स हटाने के लिए एमोनिया से पूरे कार को जल्दी से साफ करते हैं। देन वो बर्लिन का नाम लिखा हुआ उस कैन से एक बटन निकाल के सीट पर रख देते हैं ताकि पुलिस को लगे वो कार बर्लिन की है। प्रोफेसर उसे किए हुए जुर्म की सजा देना चाहते थे। तभी वहां पर पुलिस पहुंचते हैं। प्रोफेसर कार से बाहर आकर छुपने की कोशिश करते हैं। रेकल टीम के साथ गार्ड से उस कार के बारे में पूछती है और वो कार उन लोगों को मिल जाती है। प्रोफेसर एक ट्रक में छुपकर ग्रीस, मिट्टी ये सब लगाकर रॉ अल्कोहल पीकर खुद को एक सिकल से ब्लीड करवाते हैं ताकि सबको वो एक ड्रंक पागल जैसा लगे। ऐसे ही डिस्गाइज बनके वो ट्रक से बाहर आते हैं। रेकल नोटिस करती है और एक ऑफिसर को उससे बात करने के लिए बोलती है। ऑफिसर उससे बात करने के लिए जाता तो है, पर उसका अपीयरेंस देखकर उसे वॉमिट आ जाता है और वो उसे जाने देता है। फिर रेकल अपने कार में आकर न्यूज़ सुनती है। मीडिया वालों रेकल की इंसल्ट करते हैं। 8 टीनेजर्स के बदले में एक होस्टेज को रिलीज करने के डिसीजन को लेकर वो लोग रिग्रेट करते हैं। कॉर्नेल और रेकल के वो कॉन्वर्सेशन और किसी ने नहीं, हमारे प्रोफेसर ने ही टोक्यो को मीडिया के सामने लीक करने के लिए बोले थे। एंजल रेकल को बताता है कि कार से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, पर रेकल के ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है। वो उस बटन को ढूंढ लेती है। एमोनिया के स्मेल से पता चलता है कि कुछ देर पहले ही किसी ने फिंगरप्रिंट हटाने की कोशिश की है और रेकल को रियलाइज होता है कि वो पागल आदमी ने ही ये सब किया। वो उसका पीछा करती है, पर तब तक वो मतलब हमारे प्रोफेसर वहाँ से निकल चुके थे। कुछ ही सेकंड्स के लिए रेकल के हाथ से प्रोफेसर बचकर निकल जाते हैं और ख़त्म हो जाता है हमारा ये एपिसोड।
लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।